आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी कि जो सतीश चंद्र की स्टैंडर्ड बुक है, जिसे यूपीएससी के हर एक स्टूडेंट या हर एक एस्पिरेंट पढ़ता है। हम उस किताब के पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो मैंने नोट्स वाइज लिख रखे हैं इसमें। तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट, पहला है भारत और विश्व, यानी कि इंडिया एंड वर्ल्ड। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले यूरोप के बारे में, और बाकी आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे उनको कवर करेंगे। पहले हम देखते हैं यूरोप। तो 6ठी शताब्दी की तीसरी चौथाई तक रोमन साम्राज्य, जिसने यूरोप और भूमध्य सागर ये क्षेत्र को एक किया था, दो भागों में बढ़ गया। सबसे पहले समझ लेते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। तो देखो, यूरोप और भूमध्य सागर के जो क्षेत्र थे वो रोमन साम्राज्य से पहले अलग अलग हुआ करते थे, जहाँ पर अलग अलग लोगों का शासन हुआ करता था। लेकिन रोमन साम्राज्य ने जब अपनी जीत की मुहिम शुरू की, अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, तो उसने यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र को एक कर दिया था। ठीक है, क्योंकि यह साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह तक शासन करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया गया। पश्चिमी भाग, जिसकी राजधानी रोम थी, फिर आता है पूर्वी भाग, जिसकी राजधानी बाज़ंतीन या फिर कुस्तुनतुनिया थी। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे पूर्वी भाग के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे पश्चिमी भाग के बारे में। यूरोप के जो रोमन साम्राज्य था उसके पश्चिमी भाग के बारे में बात करेंगे। तो जो भी नोटेबल पॉइंट था मैंने उसे नोट के ज़रिए पहले से ही लिख दिया है या हाईलाइट कर दिया है। तो पश्चिमी भाग यानी कि रोम, जो कि एक राजधानी था पश्चिमी भाग की, उसको रूस और जर्मन से आने वाले स्लाव और जर्मन कबीलों ने रौंद डाला। स्लाव किसे कहते हैं? स्लाव यूरोप के उत्तर पूर्वी भागों में रहने वाले लोगों को स्लाव कहा जाता था। स्लावों ने और जर्मनों ने मिलकर रोम को, यानी कि पश्चिमी भाग को, रोमन साम्राज्य के, उसको रौंद डाला, उसको बर्बाद कर दिया, क्योंकि बार बार इनके ज़रिए, इनकी वजह, ये बार बार हमला कर रहे थे रोम पर, जिसकी वजह से रोम बर्बाद हो गया। अब आगे बात करते हैं, रोमन साम्राज्य को तहस नहस कर दिया गया। इन लोगों ने, यानी कि स्लाव और जर्मन कबीलों ने मिलकर रोमन साम्राज्य को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये कबीले यानी कि स्लाव और जर्मन वाले कबीले जो थे, यूरोप के अलग अलग भागों में बस गए। जब ये अलग अलग भागों में बस गए तो वहाँ की स्थानीय संस्कृति और जीवन, भाषा और तौर तरीक़ों को भी अपना लिया उन्होंने। इसी वजह से स्थानीय संस्कृति, भाषा, जीवन के तरीक़ों में परिवर्तन आया। ये ठीक वैसे ही था जैसे कि जब मुग़लों ने भारत पर हमला किया था, तो कुछ साल के बाद वो यहाँ पर रहने और बसने लग गए, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ की आम जनजीवन वाली जीवन शैली अपना ली। यहाँ का खान पान, यहाँ की भाषा, यहाँ की जीवन शैली को भी अपना लिया था। ठीक वैसे ही स्लाव और जर्मन कबीलों ने जब रोम को तहस नहस कर दिया, तब वहाँ पर जाकर बस गए और वहाँ के स्थानीय जनजीवन को प्रभावित किया और वहाँ की संस्कृति में घुल मिल कर रहने लगे। अब बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। तो आगे स्थानीय जनता के साथ इनका मिश्रण हुआ। स्थानीय जनसंख्या के साथ ये लोग घुल मिल कर रहने लगे। फिर भेद करना मुश्किल हो गया कि कौन स्लाव है या कौन जर्मन। पश्चिमी रोम के पतन के कारण विदेशी और घरेलू व्यापार का पतन हुआ। जब रोम का पतन हो गया, यानी कि जब कोई राजा ही नहीं रहा, तो व्यापारियों की रक्षा करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति ही मौजूद ही नहीं था जो व्यापारियों की रक्षा कर सके। इसलिए रोम के पतन के कारण वहाँ का घरेलू और विदेशी व्यापार का पतन हो गया, और अंततः 6 से 10 सदी तक के समय को अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में यहाँ पर कोई भी व्यापार या वाणिज्य से जुड़ी कोई भी विकास वाली घटनाएं नहीं हुई थी। ना तो यहाँ पर व्यापार बहुत ज़्यादा फलता फूलता था, और ना ही कोई बड़े बड़े राज्य बन पाए थे। ये सिर्फ स्थानीय लोग अपने अपने कबीले बनाकर रहते थे, घुमंतू जीवन जीते थे, खाना बदोश वाला जीवन जीते थे। फिर आया 12वीं और 14वीं शताब्दी का काल। तो 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच फिर से यहाँ पर समृद्धि आई। तो रोम ने धीरे धीरे अपने आप को संभाला और धीरे धीरे खड़ा होना शुरू किया। इस बीच 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यहाँ फिर से समृद्धि धीरे धीरे आनी शुरू हुई। अब हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग के बारे में, जिसकी राजधानी बाज़ंतीन और कुस्तुनतुनिया थी। पूर्वी यूरोप के बारे में बात करें, पूर्वी रोमन साम्राज्य के बारे में बात करें, तो पूर्वी यूरोप का अधिकांश जो भाग था उसमें तुर्की, सीरिया, मिस्र और उसके साथ ही उत्तरी अफ्रीका जैसे देश शामिल थे वर्तमान के। ठीक है, यानी कि वर्तमान का तुर्की, सीरिया, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश भाग पूर्वी यूरोप में शामिल थे उस समय।
रोमन साम्राज्य की कई परंपराओं को जारी रखा। इसने पूर्वी भाग ने रोमन साम्राज्य की कई परंपराओं को जारी रखा, जैसे कि शक्तिशाली केंद्र और राजतंत्र। ये परंपरा जो पश्चिमी भाग की थी, इसे पूर्वी भाग ने बनाए रखा, जिसमें जिन परंपराओं में शामिल है शक्तिशाली केंद्र का होना और राजतंत्र का होना, यानी कि एक राजा का शासन होना। उसके बारे में अगर हम देखें तो पूर्वी जो भाग था रोम का, वो धार्मिक मामलों में कैथोलिक चर्च से विरोध करता था। यानी कैथोलिक चर्च जो कि पश्चिमी यूरोप का हिस्सा था, उसका विरोध करता था पूर्वी भाग, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। पूर्वी भाग की बात करें तो ये किस धर्म को मानता था, तो पूर्वी भाग के चर्च को यूनानी ऑर्थोडॉक्स कहा जाता था। ठीक है, तो पूर्वी भाग के चर्च को यूनानी ऑर्थोडॉक्स कहा जाता था। इसकी मान्यताएं कैथोलिक चर्च से बिल्कुल अलग थीं। क्या कितनी अलग थी, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इसे कवर नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई करना भी चाहे तो गूगल कर सकता है आराम से। तो अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो रूस ने ईसाइयत अपना लिया था। इसके पीछे का कारण था यूनानी और ऑर्थोडॉक्स चर्च और बाज़ंतीनी साम्राज्य जो कि पूर्वी यूरोप का भाग था, और ऑर्थोडॉक्स जो कि पूर्वी यूरोप का एक चर्च था, जिसका विरोध करता था कैथोलिक चर्च का। इन दोनों के मिले जुले प्रयास के कारण ही रूस ने ईसाइयत अपना लिया, और ईसाई आज भी रूस में यानी कि वर्तमान रशिया में पाए जाते हैं। अब साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, तो इसका कोई एक आंसर नहीं है, लेकिन साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, तो इसका कोई एक आंसर नहीं है, क्योंकि किसी भी साम्राज्य का पतन अचानक से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे कई लंबे कालखंड के बाद होता है। चाहे वो हड़प्पा सभ्यता की बात करें, चाहे मौर्य साम्राज्य की बात करें, या किसी भी साम्राज्य की बात करें, वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। लेकिन तात्कालिक कारण जो होते हैं उनको जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो तात्कालिक कारणों में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर जीत हासिल करना, ये सबसे बड़ा कारण था रोम साम्राज्य के पतन का, क्योंकि तुर्क जब कुस्तुनतुनिया को जीत के, जो कि राजधानी थी पूर्वी यूरोप की, तो उन्होंने अपना शासन वहाँ पर चलाया, और पूर्वी यूरोप के जितने भी राजनीतिक ढर्रे थे वो नष्ट हो गए। इस कारण से इनका पतन हुआ। तो तात्कालिक कारण है ये, ठीक है, कोई अंतिम कारण नहीं है, बल्कि तात्कालिक कारण की वजह से ही उस साम्राज्य का पतन हुआ था। बात करते हैं कि यूरोप में एक व्यवस्था थी जिसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं, या जिसे फ्यूडलवाद कहा जाता है हिंदी में। इसे हम सामंतवाद के रूप में भी जान सकते हैं, इसे भारत में सामंतवाद कहा जाता है, लेकिन यूरोप में इसे फ्यूडलिज्म कहा जाता है। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी दोनों एक जैसे ही हैं। इनमें अंतर करना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी दोनों एक जैसे ही हैं। तो रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद इस व्यवस्था का जन्म हुआ। जब रोमन साम्राज्य का अंत हो गया, तब फ्यूडलिज्म का उदय हुआ। फ्यूडलिज्म होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फ्यूडलिज्म लैटिन शब्द फ्यूडल से बना है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है फीफ। फीफ का अर्थ जो होता है वो है ज़मीन का टुकड़ा। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि फीफ क्या होता है। फीफ यानी कि ज़मीन का टुकड़ा। लेकिन इस ज़मीन के टुकड़े पर राज कौन करता था, तो देखो, उस समय यूरोप में बहुत सारे सरदार हुआ करते थे, यानी वो ऐसे लोग जिनके पास अपनी खुद की छोटी सी सेना होती थी, और वो उस ज़मीन के टुकड़े पर राज करते थे। यानी कि सभी के पास अपनी सर्फ यानी कि ज़मीन का एक टुकड़ा होता था, जिस पर वो अपने कबीले के लोगों के द्वारा राज किया करते थे। उनके पास अपने छोटे से सैनिक होते थे, उनके पास अपने छोटे से सेना होती थी, और उसी सेना के बल पर वो यहाँ पर अपना नियंत्रण बनाए रखते थे, इन ज़मीनों पर अपना नियंत्रण बनाए रखते थे इन्हीं सैनिकों के द्वारा। तो फ्यूडल व्यवस्था के परिणाम स्वरूप हमने देखा कि राजतंत्र जो था और ज़्यादा मजबूत हुआ। फ्यूडलिज्म व्यवस्था में जो राजा है वो सबसे ऊपर होता था, उसके नीचे सरदार हुआ करते थे, फिर उसके नीचे अधीनस्थ वैसल हुआ करते थे। अब जो चीज़ें समझने लायक हैं वो समझ लो कि जब ये सर्फ की बात आती है ना, तो छोटे छोटे ज़मीनों के टुकड़ों पर राज करने वाले जो लोग थे उन्हें सरदार कहा जाता था, जिन्हें यहाँ पर लिखा गया है सरदार कहा जाता था उन्हें, जो छोटी छोटी ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे। और इनकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि ये आपस में ही लड़ने लगे। जब ये आपस में ही लड़ने लगे तो इनके बीच शांति बहाल करने के लिए किसी न किसी को तो आना ही था। इसीलिए इनके ऊपर जो राजा हुआ करता था उसने अपने राजतंत्र को और मजबूत किया और इन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। तो बहरहाल आगे क्या क्या हुआ कि सरदार जो थे राजा की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए। बदले में राजा जो था वो सरदारों को उनकी ज़मीन पर राज करने की मान्यता देता था फीफ के रूप में।
ठीक है। और फिर यही सरदार, मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं, इसे पढ़ लेना। तो यही सरदार आगे चलकर अपने अधीनस्थ सिपाहियों को अपना वैसल बनाते थे और अपने ज़मीनों पर नियंत्रण कायम रखते थे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ बता रखा है कि सरदारों के कब्ज़े वाले इलाकों को फीफ के रूप में मान्यता देता था। तो ये जो राजा थे वो अपने वैसल बनाते थे और सरदार अपने वैसल बनाकर उन ज़मीनों पर राज किया करते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर शांति बहाल करना संभव हो पाया। अब बात करते हैं कि राजा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। कई बार क्या होता था, सरदार गद्दार भी लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था, और कई बार ऐसा हो जाता था कि सरदार जो थे वो गद्दारी करते थे राजा से। तो ऐसे में राजा क्या करता था, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि राजतंत्र जो था वो मजबूत हुआ था पहले से, तो ऐसे में राजा गद्दार सरदार की फीफ पर कब्जा कर सकता था और उसे वहाँ से निकाल भी सकता था। यानी कि अगर राजा ये देखता है कि कोई सरदार मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, तो उसकी फीफ यानी कि उसकी ज़मीन के टुकड़े को अपने पास रखता था और उस सरदार को उस ज़मीन से बेदखल कर देता था। तो यहाँ पर एक बात साफ़ हो जाती है, वो ये कि ये जो फीफ यानी कि ज़मीन के टुकड़े वाली जो बात है ना, वो सरदारों की पुश्तैनी ज़मीन नहीं हुआ करती थी। राजा की मर्ज़ी पर उन्हें उस ज़मीन को छोड़ना पड़ता था और उन्हें उस ज़मीन से बेदखल भी किया जा सकता था राजा की मर्ज़ी से। ठीक है, उसके बाद करते हैं सर्फडम की व्यवस्था क्या होती है। तो सर्फडम कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक नाम है उन किसानों का जो ज़मीन से बंधा हुआ था। स्वामी की आज्ञा के बिना वह पेशा नहीं बदल सकता था, यहाँ तक कि वो शादी भी नहीं कर सकता था बिना अपने स्वामी की आज्ञा से। एक तरह से देखा जाए तो ये एक बंधुआ मजदूरी थी जो हमारे भारत में बहुत पहले व्याप्त थी, यानी फ्री में काम करते थे, बदले में उन्हें थोड़ा बहुत खाना पीना मिलता था और वो अपनी मालिक की मर्ज़ी के बिना ना तो ज़मीन छोड़कर जा सकते थे, ना ही शादी ब्याह कर सकते थे। ठीक है, तो ये सर्फडम ऐसी व्यवस्था थी जो रोम में एक समय में व्याप्त थी। इसी सिलसिले में आगे एक नाम आता है जिसे हम कहते हैं मेनर। ये आज के मेयर शब्द से मिलता है, लेकिन ये वो मेयर नहीं है। ठीक है, मेनर क्या होता था, किला या हवेली जिसे लॉर्ड या स्वामी रहता था उसे हम मेनर कहते हैं। उस किले को हम मेनर कहते हैं, यानी कि मेनर एक तरह की हवेली है जिसमें एक मालिक रहता था ज़मीन का, जिस ज़मीन पर किसान काम किया करते थे। अधीनस्थ किसान जो थे वो वैसल की तरह काम करते थे, जैसा कि हमने बताया, लेकिन ये सरदारों वाले वैसल नहीं थे, बल्कि ये भूस्वामी वाले वैसल थे जो कि इन स्वामी के नीचे काम किया करते थे। ठीक है, कानून व्यवस्था और न्याय शक्ति की ताकत इनके पास थी, यानी कि ये जो मेनर के जो स्वामी थे, यानी उस महल में रहने वाले जो लोग थे या हवेली में रहने वाले जो लोग थे, उनके पास कानून व्यवस्था और न्याय की शक्ति पहले से ही व्याप्त थी। ये लोग अपनी मर्ज़ी से अपने शासन करते थे, लेकिन राजा के हस्तक्षेप पर इन्हें भी सज़ा और दंड दिया जा सकता था, इनकी भी ज़मीनें छीनी जा सकती थी। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये एक एरिया है। इस एरिया में एक ऐसी जगह है जिसे हम हवेली कहते हैं। इस हवेली में एक स्वामी रहता है जिसे मेनर कहा जाता है। अब यही मेनर जो है आसपास की ज़मीनों पर, जितने भी ज़मीनें हैं उन सब पर कब्ज़ा रखता है और इन सब ज़मीनों पर किसानों से ज़बरदस्ती या फिर उनकी मर्ज़ी के साथ काम करवाता है। आमतौर पर इन ज़मीनों में ज़बरदस्ती वाले किसान ही काम किया करते थे, कोई अपनी मेहनत मुफ्त में यहाँ पर नहीं बेचता था। और अब इन मेनरों के पास ताकत थी कानून व्यवस्था और न्याय शक्ति बरकरार रखने की। तो हम समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था कैसी होती होगी वहाँ पे, मानवाधिकार का लगातार उल्लंघन होता होगा वहाँ पे। न्याय शक्ति की बात करें तो न्याय सिर्फ इनके लिए होता होगा, यानी कि मेनरों के लिए न्याय होता होगा, किसानों के लिए कोई न्याय नहीं होता होगा। ठीक है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्याय सिर्फ एक पक्षपात पूर्वक रवैया था जो उस समय व्याप्त था यूरोप में। नोटेबल पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जो भी पॉइंट नोटेबल वाले हैं, मैंने पहले से ही नोट करके रख दिए हैं उन्हें, जो कई बार एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। उन्हीं में से एक है कि 14वीं सदी के बाद मेनर व्यवस्था का अंत हो गया। ठीक है, अब इसके अंत के कई सारे कारण हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। मोटा मोटी अगर हमें समझना हो कि मेनर व्यवस्था के पतन के कारण क्या थे, तो हम कह सकते हैं कि जो आगे के जो राजा थे या सम्राट थे, उन्होंने सीधा किसानों को ज़मीन दे दी और ज़मीनों से सीधा टैक्स वसूलने लगे, क्योंकि राजा को टैक्स की ज़रूरत थी। पहले टैक्स मेनर वसूला करते थे, लेकिन अब किसानों को ज़मीन देकर राजा डायरेक्ट किसानों से टैक्स वसूला करता था, जिसकी वजह से मेनर का काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब दूसरे कारण क्या थे।
ठीक है। मैनर व्यवस्था के ख़त्म होने के या फ्यूडल व्यवस्था के ख़त्म होने के दूसरे कारण क्या थे? तो पहला है प्लेग महामारी, यानी एक साथ जब प्लेग की महामारी आई तब इस व्यवस्था को काफ़ी चोट लगी। नकदी का चलन हो गया, यानी पहले जो अनाज देते थे वो अनाज ना देकर अब पैसे का चलन हो गया, जिसकी वजह से अब इस व्यवस्था की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी यूरोप में। उसके बाद आ गया राजतंत्र का उदय। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, राजा ने किसानों से डायरेक्ट टैक्स लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेनर का जो काम था बिचौलिया वाला वो ख़त्म हो गया। राजा ही सबका न्यायकर्ता हो गया, राजा के पास ही कानून व्यवस्था आ गई, जिसकी वजह से राजा डायरेक्ट अब किसानों से कर वसूलने लगा। राजा के अधिकारी डायरेक्ट किसानों से कर वसूलने लगे और मेनर की अब ज़रूरत ही नहीं रही। तो जो टैक्स था वो सीधा राजा के ख़जाने में जाया करता था, ना कि मेनर के ख़जाने में। इस वजह से मेनर व्यवस्था का अंत हो गया। अब हम बात करते हैं फ्यूडलिज्म की विशेषताओं के बारे में। इसकी विशेषताएं क्या थी? ये पूरी तरह से एक राजतंत्र पर आधारित था, यानी पूरी तरह से एक क्या कहते हैं तानाशाही पर वाला शासन था, जहाँ पर राजा अपनी मनमानी करता था। तो इसमें इसका सबसे ज्वलंत रूप जो था वो है ज्वलंत रूप जो है इसका वो है घुड़सवार बख्तरबंद नाइट, यानी कि एक योद्धा जो सर से पांव तक कवच से लदा रहता था। ठीक है, घोड़े पर सवार होकर सर से पांव तक कवच से लदा रहता था, यही इसका सबसे ज्वलंत रूप था। इसके अलावा इनमें पैदल दस्ते भी होते थे, यानी पैदल सेना भी होती थी। सेना के प्रमुख अंग होते थे, ठीक है, जैसे कि पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ वाली सेना। ठीक है, जैसे रथ को खींचने वाले होते थे, इनमें घोड़े रथ को खींचते थे और हाकिम की सवारी करते थे। आसान भाषा में कहें तो जो घोड़े थे वो रथ को खींचते थे और हाकिम उन रथों की सवारी किया करते थे, वो पैदल नहीं चलते थे। आगे हम बात करते हैं कि कैसे इस व्यवस्था में और ज़्यादा परिवर्तन आया जब अरबों का आगमन हुआ। अरब यानी कि वर्तमान के जो तुर्क या फिर मुसलमान कहते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगहों पर इन्हें तुर्क कहा जाता है, कई जगहों पर इन्हें अफ़गान कहा जाता है, तो कई जगहों पर इनको हम मुसलमान के नाम से भी जानते हैं। तो अरबों, इन्हें संयुक्त रूप से अरब कहा जाता है या अरबी कहा जाता है, अरबी लोग थे। तो अरबों का जब आगमन हुआ तब क्या क्या परिवर्तन आया? सबसे पहला परिवर्तन तो ये आया कि उनके पास ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाले घोड़े थे। अब सवाल ये उठता है कि घोड़े तो रोम के पास भी थे, तो क्या वो ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ते थे? तो देखो, बात समझो पहले कि सबसे ज़्यादा ताकतवर जो घोड़े होते थे वो अरबी घोड़े ही होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन घोड़े अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो अरब कंट्रीज़ में ही पाए जाते हैं, क्योंकि अरबों का जो माहौल है, अरब कंट्रीज़ का जो माहौल है वो घोड़ों के रहन सहन के लिए सबसे अच्छा है। अगर कोई घोड़ा वहाँ से बाहर जाता है तो उसके बाद अगर वो बाहर जाकर प्रजनन भी करता है तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ का माहौल घोड़ों के लिए सूट नहीं करता। जैसे कि भारत में भी अगर घोड़े आते हैं तो उनकी आने वाली जनरेशन जो होती है, यहाँ की जलवायु की वजह से, यहाँ की गर्मी और ठंडी की वजह से वो परिवर्तित हो जाती है और उतने ताकतवर नहीं रह जाते वो। ठीक है, उसके बाद अरबों के आगमन ने युद्ध कला में परिवर्तन किए। पहले लोग पैदल लड़ते थे, ठीक है, अब युद्ध कला में परिवर्तन आया तो लोग घोड़े पर चढ़कर युद्ध लड़ा करते थे, तलवारबाजी किया करते थे। इसके साथ ही पैदल सेना जो थी वो बिल्कुल नाकाम हो गई, क्योंकि अब युद्ध कला में घोड़ों को ने जगह ले ली थी, तो घुड़सवार जो थे वो पैदल सेना पर भारी पड़ने लगे, जिसकी वजह से पैदल सेना का नाकाम होना लाजमी हो गया, यानी पैदल सेना जो थी नाकाम हो गई। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम में अगर हम देखें तो इसमें सामंतवाद जो था वो मजबूत हुआ, यानी कि जो अमीर लोग थे, अमीर का मतलब ये नहीं जिनके पास पैसा था, अमीर उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास अपनी खुद की सेना होती थी या समाज में अपना दबदबा या रुतबा हुआ करता था, जो ज़मीन के मालिक हुआ करते थे। उस ज़माने में पैसे ज़्यादा नहीं चलते थे, उस ज़माने में वस्तु विनिमय ज़्यादा होता था। तो उस ज़माने के हिसाब से अगर हम देखें तो जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं उन्हें सामंत या फिर अमीर कहा जाता था। ठीक है, अमीर कोई नाम नहीं है बल्कि एक पदवी है जिससे दी जाती है और उस पदवी से लोगों को हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो सामंतवाद मजबूत हुआ, उसके परिणाम स्वरूप सैन्य विकेंद्रीकरण हुआ। सेना की जो शक्ति थी विकेंद्रीकृत हुई, यानी पैदल सेना अलग हो गई, घुड़सवार सेना अलग हो गई और रथ वाली सेना अलग हो गई। तो सैन्य का विकेंद्रीकरण हुआ और इन सैनिकों का विकेंद्रीकरण इसलिए हुआ ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें समय समय पर अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जा सके। प्रमुख आविष्कार क्या थे? देखो, पहले क्या था, घोड़ों पर चढ़कर लड़ना बहुत मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि घोड़ों पर बैठने के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से अक्सर घोड़ों पर चढ़ने वाले जो सैनिक होते थे उन्हें गिरने का डर रहता था, क्योंकि उस समय न तो रकाब थी और ना ही जीन थे। अब रकाब और जीन क्या होता है ये आपको वीडियो के इस साइड में देखने को मिल जाएंगी कि रकाब और जीन क्या होता है। तो आगे देखते हैं कि प्रमुख आविष्कार जो थे वो लोहे की रकाब थे। लोहे की रकाब ने और अच्छी जीन वाले घोड़े ने, इन्होंने क्या किया कि युद्ध के परिणामों में युद्ध में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। यहाँ पे जीन का मतलब कोई जीन नहीं है, ये जेनेटिक्स वाला जीन नहीं है। इस जीन का मतलब है घोड़े के ऊपर जो बैठने वाली जगह होती है ना, जिसे हम लगाते हैं ताकि आसानी से बैठ सकें, उसे हम जीन कहते हैं। और रकाब का मतलब होता है ये वो एक तरह से लोहे का टुकड़ा होता है जिस पर पैर रख कर हम घोड़े पर चढ़ते हैं, उसे रकाब कहते हैं। तो रकाब के आविष्कार का, लोहे के रकाब का आविष्कार और अच्छी जीन वाले घोड़े, इन दोनों के आविष्कार से बहुत बड़ा परिवर्तन आया युद्ध कला में उस समय के दौर में। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि क्या पहले की जो रकाबें होती थी क्या वो लोहे की नहीं होती थी, या फिर रकाब होती ही नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये है कि बिना रकाब के घोड़े पर चढ़ना लगभग नामुमकिन है, और सेना बिना रकाब के तो लड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उसे पैर टिकाने के लिए जगह चाहिए। तो पहले की जो रकाब थी वो लोहे की नहीं होती थी, बल्कि रस्सी की बनी हुई होती थी, जिस पर पैर रखना और उतरना बहुत मुश्किल होता था। तो ये लोहे की रकाब का आविष्कार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था उस समय, ताकि लोग अच्छे से घुड़सवारी कर सकें। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि घोड़ों से लड़ने की कला मजबूत हुई, क्योंकि अब घोड़ों पर चढ़कर या फिर घोड़ों पर खड़े होकर भी तीरंदाजी की जाने लगी। तेज़ चलते घोड़ों से गिरने का डर कम हो गया, क्योंकि जीन का आविष्कार हुआ था, जिसकी वजह से बख्तरबंद नाइट जो हमने पीछे पढ़ा वो भी अब भारी भरकम सामान के साथ घोड़ों पर सवार हो सकते थे। नोट, चीन कोरिया का आविष्कार था, भारत में 10वीं सदी में आया। ठीक है, ये चीन और कोरिया में आविष्कार किया गया था, जो भारत में 10वीं सदी में आया था, रकाब और जीन का। सामंतवादी व्यवस्था के बारे में बात करें तो ये भी नोटेबल पॉइंट है, जिसे हमें नोट करना है। सामंतवादी व्यवस्था मजबूत होने के कारण फ्यूडल लॉर्डों की शक्ति आसानी से कम नहीं की जा सकती थी। जब सामंतवादी व्यवस्था मजबूत हुई तो सामंतवाद क्या होता है मैंने पहले बता दिया है। ज़मीन के टुकड़ों के जो मालिक होते थे ना, उन्हें सामंत कहा जाता था। कई जगहों पर इन्हें सामंत कहा जाता है, कई जगहों पर इन्हें अमीर कहा जाता है, और कई जगहों पर इन्हें सरदार के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अलग अलग समय के हिसाब से नाम दिए गए हैं, बाकी सबका मतलब वही है। ठीक है, तो इनकी शक्ति को कम करना मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि अब ये इनके पास अपनी खुद की सेना थी, अपने खुद के घुड़सवार थे, और जब रकाब और जीन का आविष्कार हो चुका है तो इसकी वजह से अब इनको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाया करता था। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक शब्द आता है मध्यकाल, जिसे मैंने लिखा है। तो मध्यकाल क्या होता है? तो मध्यकाल ये वो समय है जो इतिहासकारों के द्वारा दिया गया है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी नहीं हुई थी, लेकिन बहुत एडवांस भी नहीं हुई थी, जहाँ पर टेक्नोलॉजी ने धीरे धीरे कदम रखना शुरू किया था। यानी कि ये वो समय था जब धीरे धीरे घोड़ों पर चढ़ने के लिए रकाब और जीन का आविष्कार हो गया था। धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि बारूद से लोग परिचित हुए थे, लेकिन अभी बारूद का इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुआ था, ये सिर्फ परिचित हुए थे। तो उस समय को हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं। फ्यूडलिज्म ने और ईसाई चर्च ने, इन दोनों ने मिलकर यूरोप के जीवन शैली को निर्धारित किया। यानी कि धर्म से, कर्म से, या कैसे व्यक्ति को होना चाहिए, इसका निर्धारण फ्यूडलिज्म द्वारा और ईसाई चर्च के द्वारा किया गया। जाहिर सी बात है कि इन दोनों धर्मों ने आपस में मिलकर सबसे ज़्यादा अगर किसी पर अत्याचार किए थे वो तो किसानों पर थे, और जो पिछड़ा वर्ग था यूरोप में उनके ऊपर। क्योंकि नियम और कानून तो सिर्फ इनके लिए थे, उनके लिए तो कोई कानून ही नहीं था। उनको जब मर्जी चाहे काम से निकाल दिया जाता था, या काम पे रख लिया जाता था, या अत्याचार किए जाते थे उन पर। तो धर्म का प्रवक्ता के पास ज़्यादा शक्ति होती थी। एक समय ऐसा आया यूरोप में जब धर्म का प्रवक्ता, यानी कि चाहे वो उलेमा हो, जिन्हें हम मुल्ला मौलवी कहते हैं, या फिर जिन्हें हम ईसाई कहते हैं, जो पादरी होते हैं, उनके पास ज़्यादा शक्ति आ गई थी। क्योंकि उस समय अंधविश्वास ज़्यादा था और लोग धर्म को ज़्यादा मान्यता देते थे। इसीलिए जो धर्म का प्रवक्ता होता था, धर्म पे भाषण देता था, उसकी शक्ति ज़्यादा होती थी। लोग उस पर हाथ नहीं उठाते थे, राजा भी उसका सम्मान करता था। इसलिए धर्म का प्रवक्ता के पास ज़्यादा शक्ति होती थी उस समय। इसके अलावा जो मठ थे, यानी कि एक हिंदी शब्द है मठ का, यानी कि एक तरह से वो इलाके जो धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जहाँ पर जैसे कि ईसाई के चर्च हो गए, ठीक है, तो इन इलाकों को हम मठ कह सकते हैं। तो जो मठ थे वो धनी होते गए और फ्यूडल लॉर्डों की तरह बर्ताव करने लगे। जब मठ जो धनी हो गए तो फ्यूडल लॉर्डों की तरह बर्ताव करने लगे।
जब अब ये धनिक हुए तो हुए कैसे हैं? देखो, जब भी ये मठ थे यानी कि धार्मिक स्थल थे, जब भी यहाँ पर कोई जाता था राजा, तो इनको ज़मीन देता था, खजाना देता था, और लोग भी इन्हें खजाना वगैरह देते थे, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी ताकतवर हो गए पैसे की वजह से। और पैसा जब इनके पास आया तो इन्होंने खुद की सेना भी रख ली। अब ईसाई मठों ने जो सेना रखी थी उसे नाइट्स कहा गया, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, जो बख्तरबंद घोड़े पर सवार था। उन्होंने अपनी खुद की सेना बना ली, जिससे इन पर नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, शासकों के साथ आंतरिक कलह पैदा हुए, क्योंकि अब मठों ने अपना खुद का एक सेना बना ली थी, इसलिए शासकों के साथ आंतरिक कलह पैदा हुए। इसके दो रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये था कि ईसाई चर्च के पास धर्म की शक्ति थी, यानी कि धर्म के नाम पर वो लोगों को लड़वा सकती थी, धर्म का उपदेश देने वाले लोग थे, इसलिए उन पर डायरेक्ट हाथ नहीं डाला जा सकता था। दूसरा कि इनके पास अपनी खुद की सेना आ गई थी और उनके पास पैसे थे, जिसकी वजह से ये अपना रहन सहन राजाओं से भी अच्छा करने लगे, या राजाओं के समान ही करने लगे। तो इस वजह से राजाओं के बीच में यानी शासकों के बीच में और मठों के बीच में टकराव की स्थिति आती गई, और फिर पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। जब ये टकराव अपनी हद तक पहुंच गया तब होती है पुनर्जागरण की शुरुआत, जो मेरे ख्याल से आपने 9th और 10th क्लास की NCERT में पढ़ी होगी कि धार्मिक पुनर्जागरण यूरोप में कैसे हुआ। ठीक है, इटली का पुनर्जागरण या फिर फ्रांस का पुनर्जागरण या रिवोल्यूशन कहते हैं जिसे, ये कैसे हुआ, धर्म के आधार पर ये पुनर्जागरण हुए थे। ठीक है, जिसमें मार्टिन लूथर जैसे इंसान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, अगर आपको याद हो तो अब बात करते हैं आगे की। तो यूरोप को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो हम बात करेंगे अरब दुनिया की, यानी कि यूरोप के बगल में ही तो अरब है, अब अरब दुनिया है ना। तो यूरोप से अब हम आ चुके हैं अरब पर। तो अरब दुनिया की बात करें तो 7वीं सदी की बात है, इसमें इस्लाम का उदय हुआ। ठीक है, इस्लाम के उदय किसने किया ये सबको पता है, मोहम्मद पैगम्बर ने। ठीक है, जिन्हें हज़रत मोहम्मद पैगम्बर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 7वीं सदी के बाद इस्लाम का उदय हुआ, समाज पर गहरा प्रभाव डाला गया इस्लाम के द्वारा इसने। ठीक है, और कबीलों का एकीकरण हुआ। इस्लाम के उदय से पहले यहाँ पर जो कबीले थे वो एक दूसरे से लड़ा करते थे, आपस में ही कटा मरा करते थे, लेकिन जब इस्लाम का उदय हुआ तो उसने इन कबीलों को एकीकृत किया। इसके सिर्फ एक ही कारण नहीं थे, बल्कि कई सारे कारण भी थे, बल्कि सुरक्षा का कारण भी था, राजाओं का शक्तिशाली होना भी एक कारण था कि जो सरदार शक्तिशाली होता चला गया उसने अपने आसपास के कम ताकतवर सरदारों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कबीलों का एकीकरण होता चला गया। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण था वो था धर्म की वजह से ही ये एक हो सके। ठीक है, तो शक्तिशाली साम्राज्य का जन्म हुआ। जब ये कबीले एकीकृत हो गए तो एक शक्तिशाली साम्राज्य का जन्म हुआ, जिसे तुर्की साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। अब तुर्की में बहुत सारे साम्राज्य आते हैं, चाहे वो ओटोमन साम्राज्य हो या फिर चाहे सल्जूकी साम्राज्य हो, ये दोनों के दोनों ही अरब दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक थे, जो कि मुसलमानों के साम्राज्य थे। ठीक है, अब इन साम्राज्यों में जो क्षेत्र शामिल थे वो हैं अरब, इराक, ईरान, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका। यानी कि अगर आपने ये वीडियो ध्यान दी होगी तो मैंने पहले भी कहा है कि इसमें एक ऐसा क्षेत्र था जिसे हम पूर्वी रोम साम्राज्य के बाद नाम से जानते हैं। पूर्वी रोम में भी अरब, इराक, ईरान, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका शामिल थे। यानी कि तुर्कों के उदय के बाद तुर्कों ने जब कुस्तुनतुनिया को जीत लिया, तो कुस्तुनतुनिया को जीतने के बाद उन्होंने सीधा अरब, इराक, ईरान, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं खलीफा की। तो खलीफा एक बहुत ही धार्मिक और प्रभावशाली नाम था। ये खलीफा वो व्यक्ति हुआ करता था जो सीधे तौर पर खुद को मोहम्मद हज़रत पैगंबर का, यानी कि मोहम्मद पैगंबर के वंश का होने का दावा करते थे। या तो ये दावा करते थे कि उनके संबंधी हैं या तो उनके कबीले से संबंधित हैं। ये दो तरह के दावे ये लोग करते थे। तो आगे क्या हुआ, खलीफा जो कि उस समय दमिश्क में बैठा हुआ था, उसने आंतरिक कलह के कारण सत्ता खो बैठा, और जब खलीफा सत्ता खो बैठा तो उसकी जगह पर 8वीं सदी के मध्य में अब्बासी वंश सत्ता में आया। एक अब्बासी नाम का एक नया वंश जो था वो सत्ता में आया खलीफा की जगह, और उसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। अब्बासी एक नया वंश सत्ता में आया, हज़रत मोहम्मद के कबीले के होने का दावा किया इसने भी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हर एक खलीफा खुद को हज़रत मोहम्मद पैगंबर के कबीले से होने का दावा करता है। या तो कहता है कि हमारा उनका खून से रिश्ता है, या तो कहता है कि हम उनके कबीले से हैं, इसलिए हमें राज करने का अधिकार है। और धार्मिक कारणों की वजह से लोग इसे मान भी लेते थे। ठीक है, लेकिन ये एक तरह से चाल थी
शासकों की जिसके कारण वो साधारण जनता को अपने पास इकट्ठा कर सकें और बहुमत प्राप्त कर सकें। और यही चीज़ हमारे भारत में हुआ करती थी। जैसे सूर्यवंशी या चंद्रवंशी क्षत्रिय या फिर राजपूत हुआ करते थे, जो कहते थे कि हम ईश्वर की संतान है या ईश्वर ने हमें राज करने का अधिकार दिया है, जिससे साधारण जनता बेवकूफ़ बन जाती थी। ठीक वैसे ही इन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया। तो अब्बासी नाम का जब नया वंश सत्ता में आया तो उसने हज़रत मोहम्मद के कबीले से होने का दावा किया। इसका शासनकाल 150 वर्षों तक चला। बहुत लंबा शासनकाल नहीं था, लेकिन 150 वर्ष कम भी नहीं है। अब्बासी वंश के जो राजा थे वो खलीफा बन गए। तो इन्होंने नियंत्रण कहाँ किया? इन्होंने नियंत्रण किया पश्चिमी एशिया को, उत्तरी अफ्रीका तक और भूमध्य सागर से भारत के व्यापारिक मार्ग तक ये नियंत्रित करने लग गए। ठीक है, क्योंकि भारत का व्यापार उस समय अरब देशों के साथ हुआ करता था। वरना तुम ही सोचो कि भारत के राजाओं के पास इतने अच्छे और उच्च नस्ल के घोड़े कहाँ से आते थे? ये सभी अरबी व्यापारियों के हाथों के द्वारा ही भारत आया करते थे। ठीक है, तो शांति सुरक्षा प्रदान की गई। एक बार जब ये साम्राज्य स्थापित हुआ, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कि खलीफा क्यों हारा? क्योंकि उसके साम्राज्य में आंतरिक कलह हो रही थी। लेकिन जब अब्बासी वंश सत्ता में आया तो इसने शांति प्रदान की। इसने अपने इलाके में को शांति और सुखमय बनाया। इसने अपने इलाके को उन सभी चीज़ों से मुक्त कराया जो इसकी शांति को भंग कर रही थी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर शानदार नगर और उभर कर सामने आए। यहाँ पर शानदार नगर बने और उभर कर सामने आए। क्योंकि शानदार नगर बने हैं तो जाहिर सी बात है कि व्यापारी भी आएंगे और धीरे धीरे ये नगर फलने फूलने लगेगा। ठीक है, जब अब्बासी वंश सत्ता में आया तो उसने सोने की दिनार स्टार्ट की, यानी शुरू की, और चांदी की दिरहम शुरू कर दी, जो आगे चलकर पूरी दुनिया में व्यापार की मुद्रा बन गई। यानी सोने की दिनार और चांदी की दिरहम पूरी दुनिया में व्यापार की मुद्रा बन गई। अब बैंकिंग और ऋण व्यवस्था भी चालू की गई। यानी कि अब्बासियों के दौरान बैंकिंग और ऋण व्यवस्था भी चालू की गई थी, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी उन्नत व्यवस्था थी। बाकी अगर आप ये वाली किताब पढ़ोगे तो वैसे ही जान जाओगे। ठीक है, ये एक तरह के नोटिस हैं, एक तरह का नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, तो अगर पढ़ोगे तो जान जाओगे। तो बात करते हैं खलीफा की। तो सबसे बड़ा जो सबसे मशहूर खलीफा था वो है खलीफा अल मामून। उसके बाद आते हैं हारून अल राशिद। ये दोनों सबसे ज़्यादा मशहूर खलीफाओं में से एक थे। तो शान और शौकत भरा दरबार हुआ करता था इनका, क्योंकि अब इन्होंने सोने और चांदी की दिरहम और दिनार शुरू की थी, तो इसकी वजह से ख़जाना इनके पास अच्छा खासा आने लगा। और इनके पास व्यापार के लिए बहुत सारी चीज़ें थीं, जैसे कालीनें हुआ करती थीं और इनके पास घोड़े और ऊँट हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये लोग धीरे धीरे अमीर होते चले गए और इनके पास शान और शौकत भरा दरबार उभर कर सामने आया। ज्ञान विज्ञान में माहिर लोगों का संरक्षण किया गया। अब्बासी वंश के शासन के दौरान ज्ञान और विज्ञान में माहिर लोगों का संरक्षण किया गया। जिन सभ्यताओं को जीता उनकी प्रशासनिक और वैज्ञानिक ज्ञान को आत्मसात किया। यानी कि इन्होंने अपने आप को खुला रखा और जिन जिन जगहों को जीता उनके प्रशासनिक ज्ञान को और वैज्ञानिक ज्ञान को आत्मसात कर लिया, अपने में शामिल कर लिया। उनको बाहर नहीं निकाला, बल्कि अपने अंदर शामिल करके ही उसका नए तरीके से विकास करना जारी रखा। मुसलमानों में गैर मुसलमानों को भी शामिल किया गया। प्रशासन में गैर मुसलमानों को भी शामिल किया गया, जैसे कि ईसाई और बौद्ध थे। अब कन्फ्यूज़न मत होना कि बौद्ध कहाँ से आए। तो हाँ, बौद्ध उस समय दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते थे और वहाँ पर थे, चाहे वो ईरान की बात हो या इराक की बात हो। ठीक है, तो रूढ़िवादी मुसलमान थे अब्बासी खलीफा। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अब्बासी खलीफा जो थे वो काफ़ी रूढ़िवादी थे, लेकिन रूढ़िवादी होने के बावजूद इन्होंने कई सारी सभ्यताओं में से जो विज्ञान की चीज़ें थीं, जो ज्ञान की चीज़ें थीं और जो प्रशासनिक ढांचे थे उनको अपनाया, ताकि ये अपना खुद का विकास कर सकें। पर सभी दिशाओं में ज्ञान के दरवाजे खोल दिए गए थे। ये भले ही ये रूढ़िवादी थे, यानी पुरानी विचारधारा के थे, लेकिन सभी दिशाओं में ज्ञान के दरवाजे खोल दिए गए थे। यानी कि कोई भी आना चाहे तो सीख सकता है, कोई भी कुछ सिखाना चाहे तो सिखा सकता है, बशर्ते वह ज्ञान इस्लाम के बुनियादी तत्वों को चुनौती ना दें। लेकिन एक शर्त थी कि वो ज्ञान जो बाहर से आ रहा है वो इस्लाम के या मुसलमान के बुनियादी तत्वों को चुनौती ना दें। यही इसकी शर्त थी। खलीफा अल मामून ने विभिन्न सभ्यताओं के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने के लिए
बैत उल हिकमत यानी ज्ञान ग्रह की स्थापना की। दोबारा से पढ़ लेते हैं। कट खलीफा अल मामुन ने विभिन्न सभ्यताओं के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने के लिए बैत उल हिकमत यानी कि ज्ञान ग्रह की स्थापना की थी, ताकि अलग अलग ग्रंथों का अब सीधे अरबी में अनुवाद किया जा सके। कुलीनों ने भी यही अपनाया, क्योंकि राजा जो था, जो भी करता था, कुलीन उसकी नकल किया करते थे। तो कुलीनों ने भी अपने दम पर एक ऐसी ज्ञान ग्रह की स्थापना की जहाँ पर धीरे धीरे दूसरे धर्म के ग्रंथों को या दूसरे धर्म के किताबों को अरबी में अनुवाद करने की काम दिया गया। ठीक है। इसी दौरान एक यात्री था जो मार्को पोलो था, उसने चीन की यात्रा की। उसका काम क्या था? चीन और यूरोप व्यापार पर अरबों का जो एकाधिकार था उसे तोड़ना चाहता था, और इसके लिए वो जानना चाहता था कि अरबों के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो चीन और यूरोप के व्यापार में एकाधिकार जमाए हुए हैं। इसलिए उसने यात्रा की। ठीक है, चीन की। भारत और अरब पहला आमना सामना कब हुआ? भारत और अरब का पहला आमना सामना अरबों द्वारा सिंध पर जीत के परिणाम स्वरूप हुआ। यानी कि जब अरबों के द्वारा सिंध पर जीत हासिल की गई तो 8वीं सदी में पहली बार भारतीयों का अरबों से आमना सामना हुआ। बात यह है कि अरबों का आमना सामना तो बहुत पहले भी हो चुका था, लेकिन ये व्यापारिक आमना सामना था, जिसमें घोड़े खरीदे जाते थे, घोड़े बेचे जाते थे, तो और व्यापारिक वस्तुएं होती थी। लेकिन वास्तविक आमना सामना 8वीं सदी में हुआ, जब अरबों ने सिंध पर जीत हासिल कर ली थी। ठीक है। और ये सिंध का है, गुजरात के आसपास का इलाका है, जिसे हम सिंध के नाम से जानते हैं, जो कि आज के पाकिस्तान में शामिल है। ठीक है। तो परिणाम क्या क्या हुआ इसका? सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए। जब अरबों का भारतीयों से आमना सामना हुआ तो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए। ठीक है। यानी कि अरबों की संस्कृति और भारतीयों की संस्कृति आपस में मिलने लगी। यहाँ पर कहा गया है कि दशमलव प्रणाली पहली बार अरबों तक पहुँची थी अल ख्वारिज़मी की वजह से, लेकिन यूरोप में पहुँची थी एबेलार नाम के भिक्षु की वजह से, जो कि बौद्ध था। उसने अरब अंक प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जो हम जिसे हम दशमलव प्रणाली कहते हैं, उसे अरब प्रणाली के नाम से जाना जाता है। भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया, जैसे सूर्य सिद्धांत का आर्यभट्ट ने लिखा था, उसका भी अनुवाद किया गया अरबी में। आयुर्विज्ञान का, जिसे चरक और सुश्रुत ने लिखा था, उसका भी अरबी में अनुवाद किया गया। पंचतंत्र, जिसे ईसप की कथाएं, पंचतंत्र को जब अरबी में अनुवाद किया गया तो उसे ईसप की कथाओं के रूप में अनुवाद किया गया। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं 10वीं सदी में अरब के बारे में। तो 10वीं सदी तक आते आते जो विज्ञान के क्षेत्र में अरब स्वयं योगदान देने में सक्षम हो गए थे। एक समय ऐसा था जब अरब पूरी दुनिया में जब हमला कर रहे थे, यानी कि वो अपने आसपास के इलाकों को जब जीत रहे थे, तब वो उन इलाकों की संस्कृति को, उन इलाकों की ज्ञान और पद्धति को अपना रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इनके पास इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया कि ये खुद सक्षम हो गए ज्ञान विज्ञान में सहयोग करने के लिए। ठीक है, या ज्ञान विज्ञान में योगदान देने के लिए। अब इन्होंने किन किन चीज़ों में योगदान दिया? तो पहला इन्होंने दिया ज्यामितीय, बीजगणित, भूगोल में, खगोलिकी में, प्रकाशिकी में, रसायन और चिकित्सा विज्ञान में। अरबों के खगोल शास्त्रियों की रचनाएं, यानी कि अरब के खगोल शास्त्रियों की जो रचनाएं थीं और मानचित्र जो थे, उन्होंने विश्व ज्ञान को उन्नत बनाया। ठीक है, क्योंकि अरब उस समय बहुत ज़्यादा समुद्री व्यापार करते थे अगर देखा जाए तो, क्योंकि नावों से सामान को ले आना और ले जाना, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा ज्ञान हुआ खगोल और मानचित्र का, क्योंकि मानचित्र की वजह से ही वो एक जगह से दूसरी जगह तक समुद्र में यात्रा कर सकते थे। आगे समुद्री यात्राओं के लिए साधनों का विकास हुआ, क्योंकि समुद्र में यात्रा करना काफ़ी खतरनाक था, तो धीरे धीरे साधनों का विकास होता चला गया। जैसे कंपास का विकास हुआ, लेकिन ये विकास चाइना में हुआ था, ना कि अरब कंट्रीज़ में। ठीक है। तो यात्रा वृत्तांत लिखे गए, यानी कि अपने यात्राओं के दौरान बहुत सारे लेख लिखे गए जो हमारे लिए उपयोगी हैं। यही लेख हमारे लिए इतिहास निर्माण का काम करते हैं। पुस्तकालयों, यानी कि लाइब्रेरीज और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई थी। अरबी दुनिया के क्षेत्रों के लोग स्वतंत्र रूप से आवागमन करते थे, यानी कि अरब दुनिया में जितने भी देश थे, वहाँ के जो लोग थे, जो विद्वान थे,
या फिर साधारण जो लोग थे या व्यापारी थे वो स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह तक आ और जा सकते थे। भारतीय विज्ञान के विकास की गति इस समय धीमी थी, यानी जब हम बात करते हैं 8वीं से 10वीं सदी की या 6ठी से 10वीं सदी की, तो इस समय भारतीय विज्ञान के विकास की प्रगति बहुत ज़्यादा धीमी थी उस समय। ठीक है, अब बात करते हैं अरब विज्ञान के पतन के बारे में। तो जब अरब इतना ज़्यादा विकसित हो चुका था ज्ञान विज्ञान के मामले में, तो अचानक से उसका पतन कैसे हो गया? तो इसकी वजह थी रूढ़िवादी राजनीति, यानी कि रूढ़िवादी वो लोग जो धर्म में अंधे होकर विज्ञान को ही दुश्मन समझ बैठे थे, जैसे कि रूढ़िवादी उलेमा या फिर वहाँ के धार्मिक गुरु। उनकी वृद्धि के कारण अरब ज्ञान विज्ञान का पतन हो गया। लेकिन स्पेन, जो कि एक समय अरबों के द्वारा शासित किया जाता था, उसमें 14वीं सदी तक विकास जारी रहा ज्ञान और विज्ञान का। अब बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका का संबंध जो था यूरोप से किस प्रकार था, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा यूरोप के बारे में। यूरोप के बाद उसके बगल में आता है अरब दुनिया, और अरब के बाद आते हैं अफ्रीका। अगर तुमने विश्व का मैप देख रखा हो तो वो कुछ इस पैटर्न में नज़र आएगा। पहले आएंगे यूरोप, फिर अरब दुनिया आती है, फिर उसके बाद आते हैं उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका के बाद आता है चीन और भारत। तो इसके बाद यानी उत्तर अफ्रीका के बाद हम पढ़ने वाले हैं चीन और भारत के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी कहानी चल रही है। तो अभी हम पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका का अरबों के साथ कैसा संबंध था, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अरबों के अफ्रीका से घनिष्ठ संबंध थे। अरबों को अफ्रीका से सोना प्राप्त होता था और दूसरे कीमती पत्थर भी प्राप्त हुआ करते थे। ठीक है, अफ्रीका के पूर्वी तट अरबों के व्यापार में सहायक हुए। अरबों के व्यापार, जिसमें वो गुलामों का व्यापार भी किया करते थे, सोने चांदी का व्यापार भी किया करते थे, हाथी दांत का निर्यात भी किया करते थे। इसमें काफ़ी वृद्धि हुई क्योंकि अफ्रीका का जो पूर्वी तट था इनको काफ़ी मदद दे रहा था अपने सामान को लाने और ले जाने के लिए। इथोपिया यानी कि उत्तरी अफ्रीकी राज्य था एक। इथोपिया यानी कि अफ्रीकी राज्य हिंद महासागर में अदन से भारत तक व्यापार करते थे, यानी कि ये लोग जो थे वो हिंद महासागर में अदन से भारत तक व्यापार करते थे। ठीक है, इथियोपिया वासी ईसाई थे और बाज़ंतीनी साम्राज्य के घनिष्ठ सहयोगी थे। बाज़ंतीनी साम्राज्य के पतन के बाद आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। आपको याद हो तो हमने पढ़ा होगा बाज़ंतीनी यानी कि कुस्तुनतुनिया पर जब अरबों ने आक्रमण किया था या तुर्कों ने आक्रमण किया था, तब उसका पतन हो गया था, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अब हम बात करेंगे चीन के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा था चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई के देश। चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत और चीन के जो संबंध थे वो प्राचीन काल से थे। सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध थे, जल और थल के माध्यम से थे। सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध थे, अगर हम देखें तो व्यापार मार्ग अच्छा खासा इन दोनों के देशों के बीच व्यापार हुआ करता था। संस्कृति की बात करें तो बौद्ध धर्म के लोग भारत में भी हैं और चाइना में भी यानी कि चीन में भी पाए जाते हैं। जल और थल के माध्यम से भी व्यापार किया जाता था। तो 8वीं सदी में तांग शासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सांस्कृतिक प्रगति उच्च सोपान पर थी जब 8वीं और 9वीं सदी में तांग शासन का वर्चस्व था चीन में। ठीक है, अब शासन की बात करें तो मध्य एशिया के एक बड़े भाग जिसे काशगर भी शामिल था। ठीक है, मध्य एशिया का एक बड़ा भाग जिसमें काशगर भी शामिल था, यहाँ पर चीन के तांग शासन के द्वारा शासित किया जाता था और इसे हम रेशम मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो भारत चीन व्यापार रेशम मार्ग और स्थलीय रास्तों से काफ़ी बढ़ावा मिलता था। ये दोनों रास्ते से होता था, यानी कि भारत चीन का जो व्यापार था वो रेशम मार्ग के ज़रिए भी होता था और स्थल के रास्ते से भी काफ़ी किया जाता था। दोनों रास्तों से चीन और भारत का व्यापार किया जाता था। व्यापार की वस्तुओं में रेशम आता था, चीनी मिट्टी के बर्तन और पुखरा आ जाते थे। ये वस्तुएं जो थी वो चीन के द्वारा भारत और पश्चिमी एशिया को निर्यात की जाती थी, यानी कि पश्चिम एशिया और भारत को ये चीज़ें निर्यात की जाती थी चीन के द्वारा, और ये चीज़ें रेशम मार्ग के माध्यम से निर्यात की जाती थी। चीन में व्यापारियों का स्वागत होता था। अरबी और फारसी व्यापारी और साहित्यकार या फिर जिन्हें हम इतिहासकार कहते हैं या जिन्हें हम ट्रैवलर्स कहते हैं और हिंदी में जिन्हें हम यात्री कहते हैं, ये भारतीय मार्ग से दक्षिण चीन में आए और कैंटन में बस गए। कैंटन एक ऐसी जगह है जो कि चीन में है, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है।
चीन में तांग शासन का अंत कैसे हुआ, अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चीन में 9वीं सदी के मध्य तक तांग शासन का पतन हो गया था। इसके सामाजिक और आर्थिक कारण थे, लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हम भी इसे नहीं पढ़ने वाले। तो सुंग राजवंश ने इसका विस्थापन किया था। तांग शासन का विस्थापन किया था सुंग राजवंश के शासकों ने। चीन में सर्वाधिक आर्थिक विकास हुआ शुंग शासकों के दौरान, और यूरोपीय आविष्कारों के शुरुआती रूप इसी समय यहाँ पर देखे जाते हैं। यानी कि जो कंपास की हम बात करते हैं या कागज़ की हम बात करते हैं, वो इसी समय चाइना में हमें देखने को नज़र आते हैं। चीन का आर्थिक विकास बढ़ा। अगर हम देखें आगे तो चीन का आर्थिक विकास भी बढ़ा, क्योंकि शासन के बदलने के बाद जब तांग शासन का अंत हुआ और शुंग शासन आया, तो शासन के बदलने के साथ ही आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ भी बदली, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि यूरोप में चीन में आर्थिक विकास तेज़ी से बढ़ा। चीन ने दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत और श्रीलंका के साथ भी अपना आर्थिक विकास किया, यानी कि इनके साथ लेन देन किया और व्यापार में काफ़ी मुनाफा कमाया। 13वीं सदी में चीनी शासन तंत्र की कमज़ोरी आई, और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया मंगोलों ने। मंगोलों को चीन विजय का अवसर मिल गया था। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? चीन में तबाही और तांडव का समय आया, तांडव किया गया, यानी कि मंगोल ने चीन में तबाही और तांडव, मौत का तांडव मचा दिया, क्योंकि मंगोल जहाँ भी जाया करते थे वो अपने साथ बहुत भारी तबाही और नरसंहार करते थे। मंगोलों ने उत्तरी चीन और दक्षिणी चीन का एकीकरण किया। ठीक है, जो पहले कभी एक नहीं हुए थे उन्हें एक किया गया मंगोलों के द्वारा। कुछ समय तक कैंटोकिन यानी कि उत्तरी वियतनाम और अनाम यानी दक्षिणी वियतनाम को भी कब्जे में रखा गया मंगोलों के द्वारा, और कोरिया को तो मंगोलों ने रौंद डाला था। इसके बाद पूर्वी एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी गिनती दुनिया के बड़ी ताकतों में होती थी उस समय। ठीक है, मंगोलों के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी चीन में। अब हम बात करेंगे वेनिस का यात्री मार्को पोलो के बारे में, जो चीन आया था, और चीन में उस समय राज था कुबलाई खान का। तो मंगोल शासक कुबलाई खान के दरबार में वो काफ़ी समय तक रहा। कौन? वेनिस का यात्री मार्को पोलो। दरबार का जीता जागता चित्र खींचा या फिर बनाया, जो भी हम कह सकते हैं। समुद्री मार्ग से इटली लौट गया और रास्ते में भारत में मालाबार भी देखा उसने। ठीक है, तो यात्री में तो ये सवाल पूछ सकता है कि चीन का यात्री मार्को पोलो कहाँ पर आया था, या फिर किसके दरबार में रुका था, और भारत आया था तो वो कहाँ पर रुका था, या फिर किसके ज़रिए उसने भारत को देखा? तो मालाबार के ज़रिए उसने भारत को देखा। आगे हम देखते हैं चीनी शासकों की विस्तारवादी मुहिम। विस्तारवादी यानी कि एक के बाद एक दूसरे देशों को अपने अंदर शामिल करने की मुहिम के बारे में। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को चीनी शासकों की विस्तारवादी मुहिम का सामना करना पड़ा, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश थे उन सभी देशों को चीनी शासकों की विस्तारवादी मुहिम का सामना करना पड़ा, जो कि उस समय मंगोल थे। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? चीन ने एक मजबूत नौसेना तैयार कर ली, जो समुद्र में लड़ने के लिए सक्षम थी और व्यापार मार्गों को खुला रखने में भी सक्षम थी। फिर भी दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश राज्य स्वतंत्र ही रहे, यानी कि कोशिश तो पूरी की गई थी मंगोलों के द्वारा कि वो चीन के ज़रिए दक्षिण पूर्व एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें, लेकिन अधिकांश राज्य जो थे दक्षिण पूर्वी एशिया के, वो ज़्यादातर स्वतंत्र ही रहे। इस काल में दक्षिण पूर्वी एशिया में दो सबसे शक्तिशाली राज्य शैलेंद्र और कंबुज साम्राज्य थे। यानी कि इस काल में अगर हम बात करें, जो कि जब मंगोलों ने चीन को जीत लिया था, तो उस समय केवल दो ही सबसे शक्तिशाली राज्य थे दक्षिण पूर्वी एशिया में, जिनका नाम था शैलेंद्र और दूसरा था कंबुज साम्राज्य। अब शैलेंद्र साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 8वीं सदी में ये उभरा था शैलेंद्र राजवंश, जो श्रीविजय साम्राज्य को काफ़ी हद तक विस्थापित कर दिया गया था। यानी कि श्रीविजय साम्राज्य के बाद अगर कोई साम्राज्य आया था तो वो था शैलेंद्र राजवंश। शैलेंद्र राजवंश 10वीं सदी तक फलता फूलता रहा। साम्राज्य के चरम काल में यह सुमात्रा, जावा, मलय प्रायद्वीप, सियाम यानी कि आधुनिक थाईलैंड के कुछ भाग इसमें शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि तेज से तेज चलने वाली नाव भी 2 साल में साम्राज्य का चक्कर नहीं लगा सकती थी। हालांकि ये इतिहास में अतिशयोक्ति हो सकती है या फिर एक भ्रम हो सकता है, लेकिन इतिहास में ये लिखा है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। शैलेंद्र शासकों के पास एक मजबूत नौसेना थी।
चीन के साथ समुद्री व्यापार पर वर्चस्व था इनका। ठीक है, शैलेंद्र के पास चीन के जैसे ही मजबूत नौसेना थी और चीन के साथ इनका समुद्री व्यापार पर वर्चस्व था। दक्षिण भारत में पल्लव, हम इसे पढ़ने वाले हैं। दक्षिण भारत में पल्लव, दक्षिण भारत के पल्लवों के पास भी एक नौसेना थी, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी में सक्रिय थी। ठीक है, चोल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो अब हम आ गए हैं चोल साम्राज्य, जो कि भारत में था। तो दक्षिण पूर्व के देशों और चीन के साथ व्यापार इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि 10वीं सदी में एक चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया की ओर अनेक सैनिक अभियान रवाना किए ताकि संचार के समुद्री मार्ग को खुला रखा जा सके। इन क्षेत्रों के साथ भारत के घनिष्ठ व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंध थे क्योंकि व्यापार लगातार इन देशों के साथ भारत का होता रहता था। चीनी और भारतीय व्यापारी लोग साम्राज्य की राजधानी पलेम्बंग जाते थे, जो उस समय चोल साम्राज्य की राजधानी थी। पलेम्बंग सुमात्रा की राजधानी थी। पलेम्बंग सुमात्रा की राजधानी थी। सुमात्रा एक जगह का नाम है जिसकी राजधानी थी पलेम्बंग। पलेम्बंग संस्कृत और बौद्ध अध्ययन का केंद्र था। राजाओं ने यहाँ भव्य मंदिर बनवाए थे। पलेम्बंग में सबसे प्रसिद्ध पूर्वी जावा का बोरोबुद्दूर मंदिर है, जो बुद्ध को समर्पित है। यहाँ एक पहाड़ी है जिसे तराशकर और 9 मंजिलें निकाली गई हैं, यानी कि इस पहाड़ी को तराश कर, पहाड़ी को ही काटकर 9 मंजिलें निकाली गई हैं इसमें। सबसे ऊपरी भाग पर एक स्तूप है जो कि बुद्ध को समर्पित है। रामायण और महाभारत के दृश्य इस मंदिर की पट्टिकाओं पर भी लिखे गए हैं, यानी कि यहाँ पर बुद्ध के साथ साथ रामायण और महाभारत की पट्टिकाएं भी लिखी गई हैं, उनकी कहानियाँ भी लिखी गई हैं, उनके दृश्य भी दिखाए गए हैं। साहित्य, लोक कला, कठपुतली के खेलों के लिए पसंदीदा विषय रहे हैं। यहाँ के विषय जो थे साहित्य, लोक कला और कठपुतली के खेल यहाँ के लिए पसंदीदा विषय रहे हैं। पलेम्बंग की बात कर रहे हैं हम। बात करेंगे हम कंबुज साम्राज्य की, जिसके बारे में मैंने बात किया था पिछले कुछ समय पहले मैंने बात किया था इसके बारे में। कंबोडिया और अनाम यानी दक्षिणी वियतनाम में फैला हुआ था। इसने फुनान के हिंदू रंग में रंगे राज्य को विस्थापित किया था। कंबुज साम्राज्य 12वीं सदी तक फलता फूलता रहा। सांस्कृतिक विकास और समृद्धि का ऊंचा स्तर प्राप्त किया इसने। ठीक है, कंबुज साम्राज्य ने अंकोर थोम कंबोडिया में स्थित मंदिर समूह को सबसे शानदार उपलब्धि माना जाता है। कंबोड थोम क्या था, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पर मंदिर ही मंदिर बनाए गए थे। हर एक राजा ने अपने आने की निशानी में यहाँ पर एक मंदिर बनाए थे, और ये मंदिरों का सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सैकड़ों की तादाद में ये मंदिर आज यहाँ पर मौजूद हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मंदिर निर्माण 10वीं सदी में प्रारंभ हुआ और हर राजा अपनी याद छोड़ने के लिए मंदिर बनाता रहा। यहाँ पर अंकोर थोम में 3.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 200 से अधिक मंदिर हैं। ठीक है, इसमें अंकोर वाट का मंदिर सबसे बड़ा है, यानी कि 3.2 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जिसमें 200 से अधिक मंदिर हैं, और इनमें भी अंकोर वाट का मंदिर सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा है ये। कंबुज साम्राज्य की बात करें तो अंकोर वाट का जो मंदिर था, अंकोर वाट का मंदिर इतना बड़ा है तो उसकी कुछ विशेषताएं भी तो रही होंगी, इसलिए मैंने इसको अलग सेक्शन में करके लिखा है। आई होप ये पसंद आएगा, मतलब समझ में आ रहा होगा। अंकोर थोम का जो अंकोर वाट का जो मंदिर था सबसे बड़ा है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। 3 किलोमीटर लंबे बंद गलियारे हैं। इसके गलियारे 3 किलोमीटर लंबे हैं, यानी कि 3 किलोमीटर तक अगर हम देखे जाएँ तो, यानी कि 3 किलोमीटर तक इसके गलियारे जो हैं वो बंद हैं और बहुत लंबे हैं। इसमें देवी देवताओं और अप्सराओं की सुंदर मूर्तियाँ हैं। तराशी गई पट्टिकाएं हैं जिन पर रामायण और महाभारत के दृश्य अंकित हैं। 1860 में पहली बार अंकोर वाट का जो मंदिर था वो सामने आया था, वरना इससे पहले तो वो जंगल के बीचों बीच एक ऐसे वीरान जगह में फंसा हुआ था जहाँ पर दुनिया की नज़र ही नहीं पड़ी थी। 1860 में इसकी खोज की गई थी एक फ्रांसीसी के द्वारा। ठीक है, तब जाकर ये जंगलों के हिस्से को काटा गया, तब ये जाकर हमारे सामने आया। मंदिर निर्माण का कार्य जो था 10वीं से 12वीं सदी तक तीव्र गति से चला, जो भारत में भी मंदिर निर्माण का सबसे शानदार काल था। दक्षिण पूर्वी एशिया, संस्कृति व धर्म। अब हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण पूर्वी एशिया की संस्कृति और धर्म के बारे में। भारतीय व्यापारी के तक्कल बंदरगाह यानी कि मलय प्रायद्वीप से स्थल मार्ग से दक्षिण चीन गए। आगे चलकर दक्षिण पूर्वी एशिया में अनेक देशों में ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु बस गए। यहाँ से जाकर बौद्ध धर्म चीन से कोरिया और जापान पहुंचा। भारतीय भिक्षु कोरिया गए, वहां से कोरियाई
लिपि को विकास को प्रभावित किया। यानी कि भारतीय भिक्षु जब कोरिया गए तो वहाँ की कोरियाई लिपि के विकास को प्रभावित किया और कालांतर में भारत में बौद्ध धर्म का ह्रास तो हुआ, पर दक्षिण पूर्व एशिया में फलता फूलता रहा। वहाँ बौद्ध धर्म ने हिंदू मंदिरों को आत्मसात किया और उनको अपना लिया। दक्षिण पूर्व एशिया संस्कृति व्यापारिक संबंध, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जहाँ पर पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन और मेडागास्कर और अफ्रीका के पूर्वी तट के देशों के साथ भारत का व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। यानी भारत के व्यापारिक संबंधों के बारे में बात की जा रही है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ थे और पश्चिमी एशिया के साथ थे, मेडागास्कर और अफ्रीका के साथ थे। ठीक है। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होते हुए भी इन क्षेत्रों ने, जिनके बारे में हमने अभी बात की है, इन क्षेत्रों ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा। अरबी व्यापारी जो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करते थे, अब्बासी साम्राज्य की स्थापना के बाद और सक्रिय हो गए थे। अब्बासी साम्राज्य, इसके बारे में हमने भी पढ़ा था खलीफा वाले सेक्शन में। लेकिन अरबों ने भारतीय व्यापारियों और उपदेशकों को विस्थापित नहीं किया। ठीक है। यानी कि जब इस देश के, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो बौद्ध हो, वो दूसरे देशों में जाया करते थे, तो वो इसके साथ ही पश्चिमी एशिया में भी जाते थे जहाँ पर अरब रहते थे। तो अरबों ने भारतीय व्यापारियों और उपदेशकों को विस्थापित नहीं किया था। ये यहाँ पर नोट करने वाली बात है। आरंभ में क्षेत्र अरब की जनता को मुसलमान बनाने का कोई विशेष प्रयास भी नहीं किया गया। ठीक है। आरंभ में क्षेत्र यानी अरब की जनता को मुसलमान बनाने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया। ये उस संदर्भ में कहा जा रहा है जब अरब के देशों को मुसलमानों के द्वारा जीता जा रहा था। ठीक है। तो कई लोग ऐसे थे जो ईसाई थे, तो उन ईसाइयों को मुसलमान बनाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया था अरबों के द्वारा। धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता और संस्कृतियों का मिलन क्षेत्रों की विशेषताएं थीं, जिनके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा। उन क्षेत्रों की विशेषताएं थीं जो व्यापारिक संबंध के जरिए एक दूसरे के पास आए थे। जावा, सुमात्रा और मलाया ने इस्लाम को धीरे धीरे अपनाया और भारत ने इसे तब अपनाया जब भारत में इस्लाम की स्थिति मजबूत हो गई थी। तब इसके बाद यहाँ के लोगों ने इस्लाम को अपना लिया था। विशेषता क्या है इसकी? भारत का और अन्य देशों के व्यापारिक संबंध तभी टूटे जब इंडोनेशिया में डचों का भारत और बर्मा और मलाया में अंग्रेज़ों ने पैर जमाए थे। यानी कि भारत के विदेशी व्यापार पर तभी रोक लगी जब इन देशों पर, यानी कि